हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब ठीक ठाक? हाँ। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा था और उस पॉलिनोमियल के अंदर हमने आपसे क्या क्या पढ़ाया था। सबसे पहले रूट्स के बारे में देखे थे ना, कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है x और y दोनों का पावर 1 है तो उसको लीनियर इक्वेशन यानी कि 1 डिग्री इक्वेशन बोलेंगे। और कोई भी लीनियर इक्वेशन का कितने रूट्स हो सकता है? एक। सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़े थे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें तो जनरल इक्वेशन क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर इसको इक्वल टू 0 कर लेते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगा, अदरवाइज ये एक एक्सप्रेशन होगा। ठीक। अच्छा, एक बात और ध्यान देने वाली बात है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ही हमने a कहा था, x के कोफिशिएंट को ही हमने b कहा था, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा क्या बना था? c बना था। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। यहाँ पे एक दो बात और हमने किया था कि भैया इसके दो रूट बनते हैं। कौन कौन रूट आएंगे? अल्फा और बीटा। जहां अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या मिला था? माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आया था? सी बाय ए। ये बात समझ में आ रही है? ओके। और उसके बाद ये अल्फा या बीटा की अगर हम बात करें तो ये निकालने का तरीका आपको सिखाए थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। अगर प्लस कर लेते हैं तो अल्फा बोलेंगे, माइनस कर लेंगे तो बीटा। इट मींस अगर अल्फा का बात करूं तो माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाय 2a, और बीटा क्या होएगा हमारा? माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। ठीक बात? इतनी बातें समझ में आ गई थी? ओके। इसके बाद एक और आपको बात से समझाए थे हम, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। क्या समझाए थे? नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। क्या था नेचर ऑफ रूट्स? कि बच्चे अगर हम d की बात करें, जिसको हम लोग विभेजक यानी कि डिस्क्रिमिनेंट बोले थे, और उसका वैल्यू क्या आया था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d हमारा 0 हुआ तो रूट कैसा होगा? इक्वल रूट होगा। कैसा रूट होगा? अच्छा, इक्वल तो होगा ही, साथ ही साथ रियल होगा। अगर d पॉजिटिव हुआ, 0 से बड़ा हुआ, 0 से बड़ा इट मींस पॉजिटिव, डी अगर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हुआ तो अनइक्वल रूट, यानी कि जिसको हम लोग अनइक्वल रूट यानी कि अलग अलग रूट होते हैं, डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। ठीक है? ये भी कैसे रूट आए थे? रियल आए थे। और अगर हम डी की बात करें, लेस देन अगर 0 आया था तो ये हमारा क्या हुआ था? इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट यानी कि काल्पनिक जीरोज हल आए थे, है ना? और ये क्या थे? ये रियल नहीं थे, नॉन रियल। नॉन रियल, रियल नहीं है रूट। ओके। अच्छा, अब हम आपको एक चीज और समझाए थे कि अगर सवाल सिर्फ तुमसे इतना बोले कि रियल रूट है, तो रियल रूट मतलब हम क्या सीखेंगे कि भैया मेरे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन भी होगा या इक्वल टू भी हो सकता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रियल रूट। क्योंकि देखो, चाहे रूट इक्वल हो, समान रूट हो, एक समान हल हो, या दोनों हल अलग अलग हो, दोनों कंडीशन में ये हमारे सॉल्यूशन जो आए थे वो रियल आए थे। तो रियल रूट अगर सवाल हमारा यूज करेगा, यानी कि सवाल तुमसे कहेगा वास्तविक हल है, ऐसे किसी द्विघात समीकरण के हल कैसे वास्तविक है, तो वास्तविक हल इट मींस क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई? ओके। फिर हमने सिखाया था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा? अब इस पे आएंगे। इसके बाद क्यूबिक इक्वेशन सीखेंगे, और ऐसे ही क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स और सॉल्यूशन के बीच में क्या रिश्ता आएगा, इन सारी चीजों को सीखेंगे। ठीक है? तो ये हमारा पिछला क्लास था, और आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है आर्यन भारद्वाज, और हम सब अपने ही चैनल यानी कि सहरसा जंक्शन पे आज करेंगे पॉलिनोमियल का अगला क्लास। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, नहीं भी अच्छा लगेगा तो भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है? खैर कोई बात नहीं। तो चलिए, और हाँ, अगर क्लास अच्छा लगे ना तो भैया सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है? तो चलो फिर आज की क्लास को हम लोग अपने हिसाब से स्टार्ट करते हैं। ओके। तो चलो बच्चे, इसको मिटा लेते हैं पहले और थोड़े से आज ग्राफ को सीखेंगे, तब हम अपने सवाल पे चलेंगे। देखो, अगर हम बात करें इन जनरल कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा याद रखें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसा ग्राफ है, सॉरी कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। ठीक? अब देखो,
एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमेशा ए बोलते हैं। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को देखेंगे तो आपको 6 टाइप के ग्राफ दिखाई देंगे। एक ग्राफ जो बिल्कुल ऊपर मुंह ताक रहा है और एक्स एक्सिस से ऊपर है। अब समझना बात को, एक ग्राफ आपको दिखेगा कि सर जी ऊपर तो मुंह ताक रहा है, ऐसा करते वाई एक्सिस को बना ही नहीं रहे, क्योंकि वाई एक्सिस का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं हमारा, फिलहाल हम वाई एक्सिस को बनाएंगे ही नहीं। एक ग्राफ ऐसा होगा जो बिल्कुल ऊपर मुंह ताक रहा होगा, एक ग्राफ ऐसा होगा जो सर मुंह तो ताक रहा है लेकिन ये एक्स एक्सिस को टच कर लिया है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस को ऊपर से यानी कि ना तो टच किया ना कट किया है। और एक ग्राफ हमारा कैसा बनेगा जो एक्स एक्सिस को कट किया है, कितनी जगहों पे? 2 जगह पे, एक जगह ये, एक जगह ये। अब इस तीनों ग्राफ के बारे में समझते हैं। एक बात बताओ, हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सर जी कितने मैक्सिमम रूट निकल सकते हैं? 2 रूट निकल सकते हैं, ठीक बात। अब वो 2 रूट निकलेंगे, उस दोनों रूट के नेचर के बारे में हमने सीखा है, या तो वो दोनों रूट कैसा होगा? रियल होगा, या फिर वो दोनों रूट इमेजिनरी होगा। अब रियल होगा तो रियल में 2 केस बनते हैं, क्या? एक तो दोनों रूट अलग अलग होंगे और एक दोनों रूट बराबर हो जाएंगे। जरा देखो, रूट की बात करें यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हल की अगर हम बात करते हैं तो हल के बारे में क्या समझाया हम आपको कि भैया हल वही होता है x का वो वैल्यू जिस वैल्यू को उस इक्वेशन में डालो तो पूरा इक्वेशन 0 आ जाए, यानी कि सेटिस्फाई हो जाए, ठीक बात। तो जरा सोचो, ये देखो गौर से इस ग्राफ को, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार मिला है साहब? ये एक्स एक्सिस को 2 बार मिला है, ये और ये, यानी कि एक रूट जहां एक्स एक्सिस को कट या टच किया हो। एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ जहां कट करेगा या टच करेगा वहीं पे उसका रूट मिलेगा, यानी कि एक्स का वही वैल्यू उसका सॉल्यूशन होगा, हल होगा। तो भैया मेरे ये एक बार यहां कट किया है और एक बार यहां कट किया, दोनों पॉइंट अलग अलग है, ये पॉइंट यहां है, ये पॉइंट अलग है, दोनों पॉइंट क्या अलग अलग है, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये दोनों हल यहां क्या मिलेगा? दोनों हल क्या मिलेगा? वास्तविक है, जो दिख रहा है वास्तविक, अब कर लेना यार, वास्तविक है और अलग अलग हैं, अलग अलग है, यानी कि रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक बात। चलिए बात सही बात है। अब तुम खुद सोच के देखो, इसकी बात करते हैं जरा साहब, इस ग्राफ के बारे में आप ही बताओ हमें। ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को सिर्फ टच किया है। आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, 2 हल होते हैं, लेकिन साहब ये तो एक्स एक्सिस को एक ही बार कट किया है, सॉरी टच किया है, तो फिर यहां 2 हल तो होंगे नहीं। एक्स एक्सिस को जितनी बार टच या कट करे उतना ही सॉल्यूशन होता है। सर ये एक्स एक्सिस को एक बार टच किया है सर, तो कायदे से इसका एक्स का मान एक ही ऐसा होगा जहां पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, अर्थात इसके हल तो एक ही होने चाहिए। हाँ मेरे भाई, हल तो एक ही आएंगे लेकिन दोनों हल बराबर आएंगे। याद करो अल्फा और बीटा दोनों बराबर आ गया था, यानी कि यहां इस ग्राफ की जहां टच करता है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दोनों ग्राफ आएगा, दो हल आएंगे, यानी कि 2 सॉल्यूशन आएंगे लेकिन दोनों के दोनों सॉल्यूशन बराबर आएंगे, अल्फा और बीटा दोनों आपस में बराबर आएंगे। अच्छा एक बात और समझना, अगर हम बात करें दोनों डिस्टिंक्ट और रियल रूट है, डिस्टिंक्ट रूट के लिए हम क्या सिखाए थे? डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक बात, ओके। यहां देख लो साहब, यहां दोनों रूट बराबर है, यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो वो बिल्कुल सर जी 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक बात। अब ये इस ग्राफ को तुम गौर से देखो, ये वाली जो ग्राफ है ना हमारा, ये तो एक्स एक्सिस को ना तो टच किया है और ना ही कट किया है, तो क्या ये एक्स के किसी भी वैल्यू पे सेटिस्फाई हो सकता है? नहीं हो सकता है। अर्थात कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्यादा से ज्यादा 2 सॉल्यूशन देगा, तो 2 सॉल्यूशन इसको देना चाहिए, लेकिन x के या तो किसी भी जगह या तो ना तो x एक्सिस को ये टच किया है और ना ही कट किया है, तो सॉल्यूशन तो हुआ नहीं साहब। तो जी सर सॉल्यूशन नहीं हुआ, इसका मतलब यहां सॉल्यूशन कैसा मिलेगा? इमेजिनरी मिलेगा। कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? इमेजिनरी सॉल्यूशन मिलेगा। इसी के लिए आपको सिखाए थे ऐसे ग्राफ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जहां 0 होगा, यही हमारा इमेजिनरी ग्राफ होगा, ठीक बात। अब देखना, अभी तक ऐसे रूल पे सवाल नहीं पूछे हैं, पर अब आपको मालूम है कि धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ा है, धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं, तो अब कुछ भी पूछा जा सकता है, थोड़ा इत्मीनान रखना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो
ये बात तो समझ में आ गया। अब आप कभी कभी 10वीं क्लास में देखते होंगे कि सर ऐसा भी तो दिखता है कि नीचे जमीन चाट रहा होता है ग्राफ। नीचे की तरफ आपने देखा होगा, इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ जो बिल्कुल एक्स एक्सिस के नीचे है, ये ग्राफ जो एक्स एक्सिस को टच करता हुआ लेकिन नीचे ही देख रहा है, और ये वाली ग्राफ एक्स एक्सिस नीचे तो देख रहा है लेकिन एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है। तो 2 बार कट कर रहा है तो हमको मालूम है कि 2 डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे, यानी कि इसके लिए भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हुआ। ठीक बात साहब। यहां पे साफ देख लो, ये एक्स एक्सिस को टच किया है, तो टच करने की बात अगर आएगी तो हम तो इतना ही बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 सेकेंड वाली ग्राफ के लिए। ठीक बात सर। और ये ना तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना ही कट कर रहा है, तो आप इसके लिए बोलोगे कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, निगेटिव है, इसीलिए या तो ना तो एक्स एक्सिस को टच किया और ना ही कट किया। फिर बताओ दोनों ग्राफ में अंतर क्या आएगा? कब बोलेंगे जमीन चाटेगा, कब बोलेंगे आसमान को निहारेगा? जरा सोच के देखो। तो अब आते हैं, इसको बोलते बच्चे लीडिंग टर्म। एक्स के जो मैक्सिमम पावर दिखते हैं और उसके कोफिशिएंट जो होते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं लीडिंग टर्म, और इसी के हिसाब से ग्राफ या तो जमीन चाटेगा या आसमान निहारेगा। मेरे बच्चे, अगर पॉजिटिव आया लीडिंग टर्म, अर्थात ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वो ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ देखेगा, यानी कि अपवर्ड कॉन्केव होगा, ऊपर की तरफ परवलय आकार में होगा। परवलय आप लोग जानते होंगे, अगर इंटरमीडिएट की मैथ पढ़ते होंगे तो पाराबोला, ये पाराबोलिक ग्राफ है। ये कैसा है? क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है, इसके जो ग्राफ होते हैं इसको बोलते हैं पाराबोलिक। कैसा नेचर होता है? पाराबोलिक। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? परवलय, परवलयकार। परवलयकार कैसा होगा? परवलयकार, पाराबोलिक। ओके। अच्छा, कब ऊपर की तरफ पाराबोलिक होगा? अपवर्ड पाराबोलिक, डाउनवर्ड पाराबोलिक। ऊपर की तरफ परवलयाकार, नीचे की तरफ परवलयाकार। समझ रहे बात को? ऊपर की तरफ परवलयाकार कहने का मतलब साहब, अगर ऊपर देख रहा है तो ए पॉजिटिव होगा, पक्की बात। इसमें भी ऊपर देख रहा है तो ए पॉजिटिव होगा, पक्की बात। इसमें भी अगर हम बात करें, ऊपर देख रहा है तो ए पॉजिटिव होगा, पक्की बात। सिमिलरली इस ग्राफ की बात करो, ये नीचे की तरफ देख रहा है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, 2 अलग अलग जगह का काटा है मालूम है, लेकिन यहां ए कैसा है साहब? निगेटिव है। ए लेस देन 0 एंड डी इज ग्रेटर देन 0। इसकी बात करेंगे, इसका नाम क्या होगा सर? डी बराबर 0 है, ठीक बात, लेकिन ए कैसा है? नेचर से लेस देन 0। ओके, इसकी बात कर लेते हैं। यहां भी ए कैसा होगा? लेस देन 0 एंड डी भी ऑल्सो लेस देन 0। अर्थात जरा इस तीनों ग्राफ को गौर से देखो। अब इस तीनों ग्राफ को, छइयों ग्राफ को हम बारी बारी से थोड़ा सा समझाते हैं। देखो, थोड़ा अंदर घुसना होगा, तब जाके आप सवाल को इजीली उड़ा सकते हैं। ध्यान से देखिए। तो चलिए फिर हम इस ग्राफ को मिटा के आपको जो बताना चाह रहे हैं वो आपको समझाते हैं। देखिए, समझ में आएगा आपको। ध्यान से देखना। मतलब अगर हम बात करें, देखो, अगर हम बात करते हैं, देखो, देखिए ध्यान से, जरा इस ग्राफ की बात करते हैं। देखो, अच्छा, कहीं तो वाई एक्सिस होगा। देखो, ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा एक्स एक्सिस। देखना ध्यान से, अगर हम x का ये वैल्यू जो भी रहा होगा, मान लेते हैं यहां x का वैल्यू 5 है, x बराबर 5 अगर इस इक्वेशन में डालते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या मिल रहा है? यहां पे कुछ आ रहा होगा, 2 आ रहा है। x बराबर 4 रखते हैं, ग्राफ को यहां मिला, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मान लो 3 आया। x बराबर 6 रखते हैं तो वो भी x y बराबर 3 दे रहा है। यानी कि x का वैल्यू हम कुछ भी रख के देख ले, y हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। y हमेशा क्या मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है। अर्थात तुमसे पूछेगा कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, याद करो हम बताए थे कोई भी फंक्शन एक्चुअली में y बराबर होते हैं, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअली में y बराबर ax² प्लस bx प्लस c कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये ग्राफ, ये इक्वेशन पॉजिटिव है, यानी कि y हमेशा पॉजिटिव है। कब? इसमें देखो, क्या x का कोई ऐसा मान तुमको नजर आ रहा है जो डालने से y निगेटिव आ जाए? अब हम इसी का दूसरा ग्राफ बना रहे हैं, ध्यान से देखो। ये रहा हमारा y एक्सिस। अगर हम x बराबर ये कुछ भी डाल के देख लें, मान लो x बराबर ये डालते हैं, y ऐसा मिलेगा। x बराबर यहां डालते हैं, y ऐसा मिलेगा। x बराबर ये डालते हैं तो y बिल्कुल 0 मिला। फिर x बराबर ये डालते हैं तो y पॉजिटिव, x बराबर कुछ भी डालते हैं तो पॉजिटिव, x बराबर कुछ भी डालते हैं तो पॉजिटिव। अर्थात
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ये जो इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये या तो जीरो मिल रहा है या कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। इसका मान मतलब क्या हो गया, ये किसके बराबर है, y के बराबर, यानी कि y का मान या तो पॉजिटिव आ रहा है या बराबर जीरो आ रहा है। अगर यहां बात करें, यहां जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो कभी ना तो जीरो हुआ है ना ही नेगेटिव हुआ है, हमेशा पॉजिटिव हुआ है। देखो ये ग्राफ y एक्सिस से ऊपर है, अर्थात ये जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ये हमेशा जीरो से बड़ा मिला है, अर्थात यहां जो y मिला ये हमेशा जीरो से बड़ा मिला है। बात समझ में आ रही है, ये y का मान हमेशा जीरो से क्या मिला है, बड़ा मिला है। ओके, अब जरा हम तीसरे ग्राफ की ओर बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये रहा मेरा तीसरा ग्राफ, इस ग्राफ की बात कर लेते हैं, जरा गौर से देखो। देखना, अगर तुम x बराबर ये पुट करते हो, x बराबर ये पुट करते हैं तो y का मान ये मिलता है। x बराबर अगर हम ये पुट करते हैं तो ग्राफ को नीचे काटेगा, y का मान देखो निगेटिव भी मिला। फिर x बराबर ये पुट करते हैं तो y का मान निगेटिव मिलेगा। फिर x बराबर यहां से अगर हम कुछ आगे पुट करें तो y का मान फिर पॉजिटिव मिलेगा। यानी कि इस ग्राफ में x का मान यानी सॉरी ये जो ग्राफ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये पॉजिटिव भी मिल रहा है, बराबर जीरो भी कहीं मिल रहा है। कहां मिल रहा है बराबर जीरो, इस जगह पे देखो y बराबर जीरो, इस जगह पे भी y बराबर जीरो और लेस देन जीरो भी मिल रहा है। यानी कि ये ग्राफ पॉजिटिव भी है, बराबर भी जीरो के और निगेटिव भी है। यानी कि ये ग्राफ पॉजिटिव भी है, इक्वल टू जीरो भी है और निगेटिव भी है। अगर हम बात करें इस ग्राफ की, ये ग्राफ हमारा पॉजिटिव है या फिर क्या है, जीरो है। अगर हम इस ग्राफ की बात करें, ये ग्राफ हमारा क्या है, केवल पॉजिटिव है, ना तो निगेटिव है और ना ही जीरो है। बात समझ में आ रही है? ओके, अर्थात अब सवाल मेरे से क्या पूछेगा, ध्यान से देखना। तुमसे कहेगा, ध्यान से देखो, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखो ये हमेशा x के सभी मान के लिए, x के सभी मान के लिए ये क्या है, जीरो से बड़ा है। मतलब ये ग्राफ क्या है, ये पॉजिटिव है। तो ग्राफिकली हम क्या सोचेंगे, इसका ग्राफ जानते हैं सर, इसका ग्राफ हमेशा x एक्सिस से क्या होगा, ऊपर होगा। हमेशा x एक्सिस से क्या होगा, ऊपर होगा। बात समझ में आ रही है? अगर x एक्सिस से ऊपर है, इसका नाम क्या है सर, सबसे पहले ऊपर का आंकड़ा है कि नीचे, ये कौन डिसाइड करेगा, लीडिंग टर्म अर्थात a। इसका नाम क्या हो जाएगा, a पॉजिटिव। अब जरा सोच के देखो इसके डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, क्योंकि ये इमेजिनरी रूट दे रहा है, a पॉजिटिव एंड d इज लेस देन जीरो। इसका पूरा का पूरा अध्ययन हुआ। अर्थात अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस, कोई भी फंक्शन प्योर पॉजिटिव है, क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम दो कंडीशन लगाएंगे कि a पॉजिटिव होना चाहिए एंड d इज लेस देन जीरो होना चाहिए। समझ में आ रही बात? अब कभी कभी इस ग्राफ को मिटाते हैं, अब हम नेचर के अकॉर्डिंग हम आपको इन शॉर्ट में समझा देते हैं ताकि आपको याद रहे। देखिएगा सवाल आपसे क्या पूछेगा, सवाल क्या पूछेगा, देखो कोई इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पॉजिटिव है, कहां, x के सभी मान के लिए, x के लिए सभी मान के लिए। मतलब हम सीधी सी बात करेंगे कि बच्चे ये कब होगा, जब a पॉजिटिव होगा और d लेस देन जीरो होगा। ये दोनों एक साथ होना चाहिए, याद रखना इस बात को, ये दोनों एक साथ होना चाहिए। बस इतना कंडीशन निकालेंगे, यहीं से हमारा आंसर जो आना होगा आ जाएगा। ओके, अच्छा अगर इसके ग्राफ की बात करें तो बाय नेचर ये ग्राफ कैसा दिखेगा, एकदम एक्स एक्सिस से ऊपर। ये रहा एक्स एक्सिस से ऊपर। अब देखो सिर्फ सवाल तुमको ये पूछे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, या इसी को बोलेगा x के सभी मानों के लिए, x के सभी मानों के लिए, x के सभी मान के लिए। ठीक, अगर ऐसा हमको बोल दिया, इसका मतलब ये a तो पॉजिटिव होगा ही, साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो। अभी हम क्या बोल रहे हैं समझना बात को, क्योंकि
पूरा का पूरा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो जीरो हो या जीरो से बड़ा हो। देखो तो इसमें ये दोनों ग्राफ शामिल हो जाएगा, जो टच कर रहा है वो भी एक जगह जीरो हो रहा है, बाकी सब जगह पॉजिटिव हो रहा है, और एक जो ऊपर आ रहा है, ये दोनों ग्राफ का नाम क्या लिखेंगे, दोनों ऊपर ताक रहा है तो ए पॉजिटिव। इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट तो लेस देन जीरो है, लेकिन इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या है, जीरो है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू जीरो। ये आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत। यही चीज अगर निगेटिव सेंस में पूछेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो, पूरा का पूरा निगेटिव होना चाहिए। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर यानी कि एक्स के सभी रियल मान के लिए ये क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा लेस देन जीरो, यानी कि एक्स एक्सिस से नीचे ग्राफ होना चाहिए। अब तुम खुद सोच के बताओ इसका नाम क्या होगा, बस ए नेगेटिव होगा, डिस्क्रिमिनेंट तो अभी भी जीरो होगा, लेस देन। ठीक बात। अगर हमको वही सवाल पूछेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, क्या लिखेंगे सर कि ये या तो जीरो होगा यानी टच करेगा, या फिर नीचे से पास कर जाएगा, यानी कि ए लेस देन जीरो एंड डी इज लेस देन इक्वल टू जीरो। अगर एग्जाम टफ हुआ, थोड़ा सा पैटर्न बदलने का कोशिश करेगा तो आपको यहीं से झटका मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए इन सारी चीजों को याद रखें। बाकी अभी तक के पैटर्न में आपको इन सारी चीजों में कोई मेल जोल नजर नहीं आएगा, सवाल बहुत इजी मोड में पूछे जाते हैं, तो इन चीजों का अभी फिलहाल के सिनेरियो में कोई ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा पैटर्न बदलेगा, टफ आया, तो फिर ये सब चीज में उलझाएगा आपको। ठीक है, अब देखिए, अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते, ध्यान से देखना। कल आपको याद हो तो हम आपको समझाए थे एक बात, रेशनल रूट, इरेशनल रूट और कॉम्प्लेक्स रूट के बारे में। आज थोड़ा इन डिटेल्स उसकी हम बात कर लेते हैं। देखो, x बराबर हमने सीखा था माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। ठीक, अब कोई इक्वेशन जनरल इक्वेशन मान लेते हैं, मान लो b का मान आ गया 4 प्लस माइनस इस d का मान मान लेते हैं 5 आ गया, बाय 2a का वैल्यू, a का मान 2 है, 2 ये ले लो, a का वैल्यू 2 आ गया तो 2 इंटू 1 2 हो गया। जरा सोचो, अगर रूट के अंदर का चीज यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता, परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब अगर ऐसा होता -4 प्लस माइनस रूट अंडर 9, 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब 9 को हम कंप्लीटली 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और आपको मालूम है कि रूट के अंदर कोई चीज अगर 2 बार है तो रूट से 1 बार बाहर निकल जाता है। तो जैसे 9 है परफेक्ट स्क्वायर तो 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी भी चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करके आप 5 नहीं बना सकते, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। और ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी कि अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर होगा और रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो दोनों में क्या फर्क पड़ेगा, हम दोनों को यहीं पे आपको कंपैरिजन करके बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो इधर, अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि एक रूट अगर -4 प्लस रूट अंडर 5/2 है, तो अगर ये अल्फा का मान है तो आप बोलेंगे ऑटोमेटिकली, कुछ नहीं सर, ऑटोमेटिकली बीटा हम सीधा बोल सकते हैं। हमारा जो बीटा होगा, बीटा का वैल्यू हम सीधे बोलेंगे कि कुछ नहीं सर, -4 माइनस, पहले प्लस हुआ था तो अब माइनस रूट अंडर 5/2 होगा। इतना बात हम सीधा बोल सकते हैं। मतलब इसी को हम थोड़ा सा नियम वाइज अपने हिसाब से समझ लेते हैं। याद रहे कि हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया हुआ है, जहां a b c ये तीनों के तीनों क्या है, रेशनल है, ये रेशनल है। ठीक बात। अगर a b c रेशनल है, ax² प्लस bx प्लस c के एक रूट इरेशनल है, इसके एक रूट a प्लस रूट अंडर b है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा रूट यानी कि b, बीटा का वैल्यू हम सीधा बोलेंगे a माइनस रूट अंडर b है। कोई भी चीज दिमाग से हमको नहीं लगाना है। अर्थात अगर एक रूट a प्लस, देखो अब तुम्हारे मन में सर नीचे कहां कुछ आ रहा है, तो देखो हम इसको लिख सकते हैं ना, बाई 2 को इसके नीचे 2 लगा सकते हैं, इसके नीचे 2 लगा दी, ये हमारा a हो गया, a प्लस रूट b, तो दूसरा रूट a माइनस रूट b ऑटोमेटिकली हो गया। अर्थात कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² प्लस bx प्लस c में abc रेशनल होना चाहिए। हाँ, अगर abc रेशनल नहीं हुआ तो ये नियम फेल कर जाएगा। ध्यान देने वाली बात ये है, abc रेशनल होना चाहिए।
अगर एबीसी रैशनल है तो इर्रेशनल रूट हमेशा पेयर में आएंगे। इर्रेशनल रूट हमेशा क्या आएगा, पेयर में आएगा, बशर्ते कि ये कोफिशिएंट हमेशा रैशनल होना चाहिए। अगर किसी भी द्विघात समीकरण के अंदर जहां उसके कोफिशिएंट एक परिमेय संख्या हो, रैशनल नंबर हो, तब हम बोलेंगे अगर एक रूट अपरिमेय है तो दूसरे रूट भी उसके कंजुगेट होंगे। कंजुगेट मतलब ये ए प्लस रूट भी है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली ए माइनस रूट भी आ जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? ओके। अब इसी का हम अगला रूप देखते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स रूट के बारे में। ठीक है, देखो इन सब पे सवाल हम कराएंगे, आप टेंशन ना लो, सब पे सवाल आएगा, चिंता ना करो, बस थोड़ा वेट करो। पहले हम थोड़ा सा नियम को अपने हिसाब से अपने अंदर डाल लेते ताकि परेशानी ज्यादा ना हो। और नियम अगर अच्छे से हमारे दिमाग के अंदर चले जाएगा ना, फिर हम लोग कोई भी सवाल को उड़ा सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है। पहले आपको इत्मीनान से ध्यान रख के सारे रूल रेगुलेशन को आपको समझना है। ठीक है, जितनी जल्दी आप इन सब चीजों पे समय लाएंगे सवाल उतना तेजी से उड़ेगा। देखना, आते हैं, बढ़ते आगे। किस बात की बात हो रही थी, क्या बताना थे यार? कॉम्प्लेक्स रूट। ओके, देखो थोड़ा सा यहां ये समझना टफ है, क्योंकि थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट को 11th की क्लास से हम लोग इसके अंदर खींच के लाते हैं। तो बस हम आपको समझाने के लिए लिखा देते हैं, सवाल में जब अप्लाई करेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। एक बात याद रखना कि रूट के अंदर अगर हम बात करें -1, तो अगर रूट के अंदर -1 है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आई। याद रखिए, अगर रूट अंडर -1 है तो इसको क्या बोलेंगे, आई। अब तुम खुद सोच के देखो कि आप सर सिखाए हैं कि रूट के अंदर कभी निगेटिव नहीं होता, हम अभी भी बोल रहे हैं रूट के अंदर निगेटिव नहीं होता, पर अगर आ गया तो, अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल नहीं है, वो इमेजिनरी है। और इसी के लिए हम लोग क्या सीखते हैं, आई, यानी कि आयोटा। ठीक है, तो रूट अंडर -1 को बोलने वालों ने क्या बोला, आई बोला। अगर रूट अंडर -3 लगा हुआ है तो आप सीधी सी बात करेंगे, सर जी रूट अंडर 3 तो है ही, लेकिन -1 को आई लिख देंगे, यानी कि रूट अंडर 3 आई हो जाएगा। कोई बोलेगा साहब अगर रूट अंडर -9 होता तो कोई बात नहीं, 9 का तो 3 निकल गया, पर -1 का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। यानी कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी में, ध्यान देना, ax² प्लस bx प्लस सी में ए बी सी रियल है, यानी कि वास्तविक है, अगर एबीसी रियल है तो इमेजिनरी रूट यानी कि काल्पनिक हल, काल्पनिक हल हमेशा पेयर में आएगा। ये क्या बोल रहे हो साहब? तो देखो, अगर एक रूट तुमको पता चल गया a प्लस आई बी है, तो दूसरा रूट हम लोग ऑटोमेटिकली बोल देंगे सर कुछ नहीं, a माइनस आई बी होगा। अर्थात अगर तुमसे हम पूछे कि मान लो 3x² माइनस 15x प्लस 5 बराबर 0, इसके एक रूट है मान लीजिए 3 प्लस 2i, तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली बोल देंगे रियल पार्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं, 3 माइनस 2i होगा। अगर कोई इक्वेशन है 3x² माइनस 4x प्लस 16, इसके एक रूट अगर 2i माइनस 2i है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली बोलेंगे सर 2i, इसका उल्टा। देखो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 0 माइनस 2i, ये भी हुआ है 0 प्लस 2i, पर 0 लिखते नहीं है, बस समझने की बात आएगी। इमेजिनरी पार्ट को यानी कि जिसमें आई लगा हुआ है उसका कंजुगेट लेना है, एक रूट को सीधा उलट देना है। बात समझ में आ रही है? हाँ, जैसे उसके लिए रैशनल रूट में एबीसी का रैशनल होना जरूरी था, परिमेय होना जरूरी था, इसी तरह से इमेजिनरी रूट में भी एबीसी का आपको रियल होना जरूरी है, इस बात का खास ख्याल रखना है। आ रही बात समझ में? अब हम आते हैं क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक, ऐसे बहुत सारे इक्वेशन पे, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप देखेंगे गौर से तो आपको समझ में आएगा। अगला टॉपिक ये बड़ा सेंसिटिव है, ध्यान से देखना, और अभी जितनी भी बात हम आपको बता रहे हैं एकदम पेन पेपर पे इसको लिख के रखना, जब सवाल आएगा देखना कैसे उड़ता है। देखो अब हम थोड़े से क्यूबिक इक्वेशन की बात कर लेते हैं। क्यूबिक इक्वेशन जैसे कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर हम तुमसे पूछे, लीनियर इक्वेशन का फॉर्मा क्या है, ax प्लस बी, खत्म, y बराबर ax प्लस बी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, y बराबर
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे ही यानी कि क्वाड्रेटिक यानी कि x का मैक्सिमम पावर 2 दिखना चाहिए, लीनियर मतलब x का मैक्सिमम पावर 1 दिखना चाहिए। अगर क्यूबिक की बात करें तो y बराबर क्या दिखना चाहिए सर, y बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मेट हो जाएगा। अर्थात x का मैक्सिमम पावर, अच्छा किसी के मन में एक बात और आएगा कि सर क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, आपने तो सिखाया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला भी टर्म दिखना चाहिए, एक्स भी दिखना चाहिए, सी भी दिखना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर वाला तो है, कांस्टेंट टर्म तो है, एक्स वाला टर्म गायब है। देखो ऐसा नहीं है, हम बोल रहे हैं किसी भी क्वाड्रेटिक होने में एक्स का मैक्सिमम पावर हमको 2 दिखना चाहिए, x का मैक्सिमम पावर हमको क्या दिखना चाहिए 2, बाकी कुछ है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां ना तो x वाला टर्म है और ना ही कांस्टेंट टर्म, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाला टर्म है। सिमिलरली अगर हम क्यूबिक इक्वेशन की बात करें तो x का मैक्सिमम पावर हमको 3 दिखना चाहिए, ये ए एक्स क्यूब दिख रहा, बाकी चीज दिखे ना दिखे, रहे ना रहे, कोई दिक्कत नहीं, ये होना चाहिए ए एक्स क्यूब, यानी कि मैक्सिमम पावर x का 3 दिखना चाहिए, बाकी रहा तो भी बढ़िया बात, नहीं रहा तो भी बढ़िया बात। पर जब हम किसी इंसान की बात करेंगे तो सही सलामत शरीर की बात करते हैं। अब एक हाथ नहीं है तो क्या वो इंसान नहीं है? ऑफ कोर्स इंसान है। हाँ, अगर मुंडी नहीं रहे तो तब फिर सरकटा का आतंक हो जाएगा, है ना? तो ऐसा बात नहीं है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इंसान की बात करें तो मुंडी सहित होना चाहिए बच्चा, मुंडी के बाद बाकी चीज रहे ना रहे, एक हाथ रहे, एक पैर रहे, एक टांग, कुछ भी चीज चलेगा, 6 उंगली रहे, 15 उंगली आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुंडी होना चाहिए। ऐसे ही किसी भी क्यूबिक इक्वेशन में ए एक्स क्यूब होना चाहिए, क्यूब के बाद बाकी चीज रहे ना रहे तो भी चलेगा। समझ रहे बात को? अब देखो, अब क्या इसके रूट्स की हम निकालने की बात करेंगे, जैसे आप अल्फा बीटा वहां सिखाए थे, तो हाँ जी सर यहां भी होगा। देखो इधर अगर हम बात करते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन की, इत्मीनान से ध्यान से देखिएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के 2 रूट निकले थे अल्फा बीटा, इसके 3 रूट निकलेंगे, अल्फा बीटा और तीसरे को चलो बोल दिया गामा। ठीक बात? अब यहां तुम्हारे मन के अंदर होगा सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सॉरी इसका मान क्या होगा? जैसे यहां आप निकालते थे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब देखो, चूंकि समझना इत्मीनान से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सिंगल सिंगल को जोड़ रहे हैं, सिंगल सिंगल सारे रूट को जोड़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, -1 का पावर सॉरी -1 का पावर आप 1 चढ़ाएंगे, सिंगल सिंगल को जोड़ेंगे। तो अगर हम डबल डबल को जोड़ेंगे, यानी कि अल्फा बीटा को एक साथ ले लिया प्लस बीटा गामा को एक साथ ले लिया प्लस गामा अल्फा को एक साथ ले लिया। अब देखो, ये जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बोल रहे हैं, इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं समेशन ऑफ अल्फा। आप समझ जाइएगा, समेशन ऑफ अल्फा मतलब सिंगल सिंगल वाले का सम। ये जो डबल डबल वाले का सम है, अब क्यूबिक का तो ठीक है, गलती से बाई क्वाड्रेटिक आ गया, 5 डिग्री इक्वेशन आ गया तो फिर नाना याद आ जाएगा बच्चे, तो ऐसा नहीं करना है, इसको सीधा लिखेंगे समेशन ऑफ अल्फा बीटा। समझ जाना, डबल डबल का जितना सम आए, अगर 3 की बात आएगी समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा 3 क्योंकि यहां 3 रूट है तो ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे पहली बार 1 को जोड़े, अगली बार 2 को जोड़े, अगली बार 3 को जोड़ेंगे तो 3 में एक के बार में दम तोड़ देगा। यही 3 था, एक साथ तीनों के तीनों उठ गया, अब तो कोई चांस ही नहीं बनता अगले को उठाने का। तो देखो, अगर सिंगल सिंगल को जोड़ रहे हैं तो -1 का पावर सिंगल, डबल डबल को जोड़ेंगे तो -1 का पावर डबल, ट्रिपल ट्रिपल को जोड़ रहे हैं तो -1 का पावर 3। याद रखना, अभी रुको, कहानी बचा है, समझ। ये हमारे लीडिंग टर्म है, ई बॉस है भाई, सब में जाएगा। 3 डिग्री के बाद क्या होना चाहिए, 2 डिग्री है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, 0 लिख देंगे। 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 1 डिग्री के बाद 0 डिग्री, अर्थात कांस्टेंट। तो देखो, सिंगल सिंगल को जोड़ रहे हैं तो पहला टर्म ये बनेगा, दूसरा टर्म ये बनेगा, तीसरा टर्म ये बनेगा। इसको मेरा टर्म नहीं मानेंगे, ये लीडिंग टर्म है। ये फार्मूला याद रखने का तरीका बता रहे भैया, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान से देखना। सिंगल सिंगल को जोड़ेंगे तो -1 का पावर सिंगल, पहला टर्म का कोफिशिएंट अर्थात b, बट लीडिंग टर्म a। डबल डबल को जोड़े तो -1 का पावर 2, दूसरा टर्म क्या बच्चे, c।
बटा ए सब में जाएगा, लीडिंग टर्म सब में ले जाएगा। ट्रिपल ट्रिपल को जोड़ रहे हैं तो -1 का पावर 3 और तीसरा टर्म कौन है, डी, तो क्या लिखेंगे डी बाय ए। अच्छा क्या सर ये बात वहां पे फॉलो हो रहा है? ऑफकोर्स हो रहा है। देखो इधर सिंगल सिंगल को जोड़ रहे हैं तो -1 का पावर 1, दूसरा टर्म ये रहा b बाय ए, क्योंकि ये तो लीडिंग टर्म है हमारा। डबल डबल को जोड़ रहे हैं तो -1 का पावर 2, तीसरा टर्म देखो c बाय ए। क्या जरा सोच के देखो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यही आया था -b बाय ए, और तो खुद सोचे -1 का पावर 1 करेंगे तो 1 और b बाय ए तो -b बाय ए। अगर हम अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो देखो -1 का पावर 2 की -1 का जैसे ही पावर 2 करेंगे तो खुद सोच के देखो निगेटिव का पावर इवन माइनस माइनस प्लस बना देगा, और 1 से गुना करने पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? c बाय यही आया था कि नहीं आया था? तो ये हर जगह वैलिड है, ये हर जगह वैलिड है, चाहे आप क्वाड्रेटिक की बात करें, क्यूबिक की बात करें, बाय क्वाड्रेटिक जिसमें जाना हो किसी में भी, 4 डिग्री इक्वेशन, 5 डिग्री इक्वेशन, 12 डिग्री इक्वेशन, जहां भी जाओगे सेम आएगा कहानी। लेकिन उतना इक्वेशन आएगा नहीं, टेंशन नहीं लेना। क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक जाते जाते दम तोड़ देता है। देखो तो सीधी सी बात है, ये क्या आ गया हमारा -1 का पावर, यानी कि सीधा बोलेंगे -b बाय ए। ओके, अल्फा बीटा बीटा गामा -1 का पावर 2 पॉजिटिव आ जाएगा, ये हो जाएगा c बाय ए। -1 का पावर 3 निगेटिव, देखो माइनस को 3 बार गुना करो, इतना तो समझ में आ गया, एक गुना एक ही होगा, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, यानी कि ओवरऑल माइनस बनेगा, यानी कि ये हो जाएगा -d बाय ए। हम समझते हैं, ये बात आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? चलिए अच्छा, अगर यहीं पे अगर 4 डिग्री इक्वेशन होता, अगर ऐसा होता, देखो तो इसको चलो हटा लेते पहले। अगर यहीं पे ऐसा होता 4 डिग्री इक्वेशन, अर्थात मान लो ax का पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e बराबर 0। देखो 4 डिग्री इक्वेशन, कितने रूट आएंगे? 4 रूट। कौन कौन? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये 4 रूट होंगे सर। अब बताओ हम कितना को लिखेंगे सर? समेशन ऑफ अल्फा मतलब सिंगल सिंगल का सम, सीधा बोलेंगे -1 का पावर सिंगल, समेशन ऑफ डबल डबल अल्फा बीटा -1 का पावर, अभी और आएगा, इसके बाद और आएगा, बस हम ये पैटर्न तुम्हारे दिमाग के अंदर लाना चाहते हैं। फिर समेशन ऑफ ट्रिपल ट्रिपल अल्फा बीटा गामा, क्या आएगा? -1 का पावर 3, और चूंकि 4 है तो आखिरी में क्या आएगा? समेशन ऑफ 4 को एक बार लेंगे, अल्फा बीटा गामा डेल, देखो 1 को एक बार लिए, 2 को एक बार, 3 को एक बार, 4 को एक बार, तो -1 का पावर 4। अच्छा ये तो हमारा लीडिंग टर्म है, इससे हमारा काम बनना नहीं, तो सब में जाएगा। पहला टर्म कौन है बच्चा? b, तो क्या लिखेंगे? b बाय ए। यहां दूसरा टर्म कौन है हमारा? c बाय ए। यहां तीसरा टर्म कौन है हमारा? d बाय ए। यहां चौथा टर्म कौन है हमारा? e बाय ए। अर्थात -1 का पावर निगेटिव -b बाय ए, माइनस का पावर 2 पॉजिटिव c बाय ए, माइनस का पावर 3 ऑड टर्म निगेटिव यानी कि -d बाय ए, फिर -1 का पावर 4 पॉजिटिव तो प्लस e बाय ए, और प्लस को लिखते नहीं है, चलो कोई नहीं है, हम समझते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा ग्राफिकली इस बात को समझ लेते हैं। देखो ये कौन सा ग्राफ है, ये कौन से इक्वेशन को? तो 2 डिग्री इक्वेशन को, क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहा है। अच्छा अगर ऐसी बात होगी, यहां भी 2 सॉल्यूशन, यहां भी कितने सॉल्यूशन मिले? 2 सॉल्यूशन, अल्फा बीटा बराबर है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 है, सॉल्यूशन तो 1 है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं? 2। देखो अल्फा का मान लो 4 आ गया, अल्फा भी 4 बीटा भी 4, तो सॉल्यूशन तो एक ही निकला x बराबर 4, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए? 2, क्योंकि अल्फा बीटा बराबर है तो है, लेकिन नंबर तो 2 है ना। फिर बात कर लेते हैं, अब जरा सोचो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन किसके हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, यानी कि x एक्सिस को 2 बार कट करे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या एक बार टच कर रहा मुड़ के फिर ऊपर ही चले जा रहा, देखो ऊपर से आया मुड़ा तो फिर ऊपर ही चले गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तुम सोच के देखो, अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से काम नहीं हमारा, छोड़ो, ये 3 बार कट कर रहा है, ये कैसा इक्वेशन होगा? क्यूबिक, यानी कि 3 डिग्री इक्वेशन होगा। अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स, जहां ऊपर से आया मुड़ के देखो ऊपर ही चले गया, तो यहां कितने रूट आएंगे? 2 रूट आएंगे, 2 रूट आएंगे। अलग बात है कि दोनों बराबर आएगा, अल्फा बीटा बराबर आएगा, और तीसरी बार एक्स एक्सिस को देखो यहां काटा, यानी कि यहां गामा आएगा। ये कितने डिग्री इक्वेशन है? 3 डिग्री इक्वेशन है।
बात समझ में आ रही है? ओके। अगर हम बात करें, छोड़ो इसको, यहां भी दो रूट अल्फा बीटा, यहां भी दो रूट गामा बराबर डेल्टा। बताओ कितना डिग्री इक्वेशन है? 4 डिग्री इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक, 4 डिग्री इक्वेशन। क्या 4 डिग्री इक्वेशन हमेशा वैसा ग्राफ देगा? नो सर, ऐसा नहीं जरूरी है। हम देखो 1 2 3 4, 4 बार कट भी कर सकता है, कोई जरूरी नहीं कि 2 बार टच ही कर ले। तो ये एक्स एक्सिस को अगर कोई ग्राफ 4 बार कट कर रहा है तो वो 4 डिग्री इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है तो भी वो 4 डिग्री इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जितने डिग्री इक्वेशन की बात हो रही है, ये ग्राफ को देख के आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन को जज कर सकते हैं। ये सारे ओवरऑल आपको एक ऐसा इंट्रोडक्शन था जो आपके सवाल बनाने में काम आएगा। ठीक बात। अब हम सवाल को बनाना शुरू करेंगे और तो उम्मीद है आपको सारी बातें आज की क्लास में समझ में आई हो। ठीक है, जितने नियम निष्ठा हम आपको सिखा रहे हैं उसको इत्मीनान से बढ़िया से एकदम तैयार करके रखिए, क्योंकि अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इन पे जितने भी सवाल होंगे सवाल करना कल से फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सारी क्लास को अच्छे से करेंगे और कल की क्लास में फिर हम लोग को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, है ना। अगर आप आज तक की क्लास को यानी पॉलिनोमियल के दोनों क्लास को आप कर चुके होंगे तो कल की क्लास में आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ठीक है, आप इसको करके रखेंगे और कल की क्लास से हम लोग अपना प्रैक्टिस, मोस्टली हमको लगता है 2 से 3 क्लास होते होते आपका पॉलिनोमियल का सवाल समाप्त हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट जितने बनाए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपको खत्म मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक आप अपना पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ओके, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।